नमस्कार दोस्तों, बीके टारगेट प्लस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हम लोग देखेंगे हिंदी। और हिंदी जो होगा टीजीटी के लिए होगा और पीजीटी के लिए होगा। टीजीटी का मतलब कि जो 9 और 10 की तैयारी कर रहे हो, और पीजीटी का मतलब 11-12 क्लास 11-12 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पीजीटी, और क्लास 9-10 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टीजीटी होता है। अब ध्यान देंगे, आज के इस सेशन में हम लोग करेंगे सेट 12 का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इसके पहले हम सेट 11 तक आपको जो है हम बहुत ही अच्छे से डिस्कशन करा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जितने भी सेट कराए गए हैं सारे में क्वेश्चंस जो लिए गए हैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित क्वेश्चंस लिया गया है, जिसमें आपको मिलने वाला है संपूर्ण साहित्य और व्याकरण मिलने वाला है। हर एक सेट में आपको संपूर्ण साहित्य मिल रहा है और व्याकरण मिल रहा है, जिससे आपका तैयारी जो होगा यहाँ से जो होगा बेहतर होने वाला है। और इसके अतिरिक्त जो भी क्वेश्चंस का जो ऑप्शन है उसको प्रीवियस क्वेश्चन से हम जोड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं, ताकि आपको आइडिया लगे कि एग्ज़ाम में कैसा कैसा प्रश्न आ रहा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, सेट 12 से हम लोग प्रश्न को हम लोग कर लेते हैं। देख लीजिए, सेट 12 से प्रश्न नंबर 1 देख लीजिए। 1 जो है कह रहा है, 1 देखिए क्या कह रहा है। 1 है साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं। यानी कि ये जो है ग्रंथ है साहित्य का इतिहास दर्शन, इसके लेखक कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, इसके लेखक बताए हुए हैं डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा जो है इसके लेखक हैं। और याद रखिएगा, नलिन बिलोचन शर्मा का एक कहानी भी है। क्या है जी? कहानी है इनका। कौन सा कहानी है? तो 20 के दांत। कहे कि 20 के दांत जो है किसकी कहानी है? तो नलिन बिलोचन शर्मा की ये क्या है जी? कहानी है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, आपको डॉक्टर नामवर सिंह से याद रखना है। डॉक्टर नामवर सिंह की रचना बहुत फेमस है। इनकी जो रचना है जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला हुआ है, लिखेंगे कविता। याद रखेंगे, कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान। अगर कहे कि कविता के नए प्रतिमान पर किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो याद रखिएगा नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। इनकी जो है एक और रचना बहुत फेमस है। इनका एक रचना है दूसरी परंपरा की खोज। कहे कि दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, ये जो है नामवर सिंह की रचना है दूसरी परंपरा की खोज। और इनको जो है कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए देख लेते हैं, हम लोग दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दूसरा, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल से जुड़ा हुआ है, और रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी साहित्य में बहुत ही फेमस है। देख लीजिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है ये रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ है, जो 1929 ईस्वी में आता है। तो उन्होंने क्या किया है, जो शब्द सागर में जो रचना है हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको परिवर्तित किया है। किसमें? हिंदी साहित्य का विकास में परिवर्तित और परिमार्जित करके हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब रामचंद्र शुक्ल की बात कर ही दिया है तो आप याद रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल की जो STET 2025 में पूछा हुआ है कि कविता क्या है, कविता क्या है, ये किसकी रचना है? तो ये जो है रामचंद्र शुक्ल की रचना है। इसके अतिरिक्त इनका निबंध जो है चिंतामणि है। क्या है जी? चिंतामणि का है कि निबंध किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का। याद रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल की। अब कहे कि कविता की परख, कहे कि कविता की परख किसकी रचना है? तो ये भी रामचंद्र शुक्ल की ही रचना है। तो इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछा जाए कि ये हिंदी साहित्य की भूमिका जो है ये किसका ग्रंथ है, तो आप जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किसका है जी? हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका।
और आप ध्यान दीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक और भी ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का आदिकाल। कहे कि हिंदी साहित्य का आदिकाल किसका ग्रंथ है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही ग्रंथ है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि महापुराण के रचनाकार कौन है। कह रहा है कि महापुराण के रचनाकार कौन है, तो ध्यान देंगे, इसके रचनाकार जो है पुष्पदंत हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। आप जान गए कि पुष्पदंत की रचना कौन सी है, तो महापुराण है। इसके अतिरिक्त इनकी रचना याद रखिएगा, नय कुमार चरियू। क्या है जी, नय कुमार, ऐसे लिखेंगे, नय कुमार चरियू। जो एग्जाम में पूछा गया है कि नय कुमार चरियू किसका रचना है, तो ये पुष्पदंत की रचना है। अब ध्यान दीजिएगा, स्वयंभू की रचना बहुत फेमस है, जो कई सेट में पूछा हुआ है, पौम चरियू। कहे कि पय्युम चरियू जो है किसकी रचना है, तो स्वयंभू की रचना है। और इसमें आपको किसका वर्णन मिलेगा, तो इसमें राम का वर्णन इसमें मिलेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब ध्यान दीजिएगा आप कि जो पुष्पदंत है, इस पुष्पदंत को हम लोग बोलते हैं हिंदी का भवभूति। कहे कि हिंदी का भवभूति किस कवि को कहा गया है, तो पुष्पदंत को कहा गया है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यदि प्रश्न कह दे कि पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि कौन मानते हैं, पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि कौन मानते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इनको मानते हैं शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर जो है इनको प्रथम कवि मानते हैं पुष्पदंत को। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। और शिव सिंह सेंगर ही इनको क्या बोलते हैं, भाखा की जड़ बोलते हैं। कहे कि पुष्पदंत को भाखा की जड़ किसने कहा है, तो शिव सिंह सेंगर ने कहा है। इतना चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर कहे अब्दुल रहमान का एक रचना है संदेश राशक, कहे कि संदेश राशक जो है किसकी रचना है, तो अब्दुल रहमान की क्या है, रचना है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, खालिक बारी किसकी रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खालिक बारी जो है ये रचना जो है अमीर खुसरो की रचना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी राइट आंसर हो जाएगा। और केवल खालिक बारी ही नहीं है, अमीर खुसरो की और भी रचना है। ध्यान दीजिएगा, इनका जो है दो सुखने हैं, पहेलिया है, मुकरिया है, किसकी रचना है, अमीर खुसरो की। और STET 2025 में अमीर खुसरो से क्या पूछा हुआ था, कहा था कि खड़ी बोली के आदि कवि किसे कहा जाता है, याद रखिएगा, अमीर खुसरो के। ये STET 2025 में पूछा हुआ है कि खड़ी बोली का आदि कवि किसे बोला गया है, तो अमीर खुसरो को बोला गया है। तथा ये खड़ी बोली के प्रथम कवि भी हैं। कहे कि खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है, अमीर खुसरो हैं। अब देखिएगा, अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम है, इनका वास्तविक नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, इनका वास्तविक नाम जो है अब्बुल हसन है। क्या है जी वास्तविक नाम, अब्बुल हसन है। इसके अतिरिक्त ये इनसे पूछा जा सकता है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। अमीर खुसरो जो हैं किसके शिष्य थे, तो याद रखिएगा, अमीर खुसरो जो थे निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे कौन, अमीर खुसरो। तो इतना चीज़ आप ध्यान रखिएगा इनसे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 नंबर देखते हैं। 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं है। कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है मीरा यानी कि मीराबाई जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आप जानते हैं जायसी के बारे में कि पद्मावत जो है इनका प्रमुख रचना है, पद्मावत जायसी का। और बताइए कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, तो ये जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है जी, तो अवधी भाषा में लिखा गया है। अगर आपसे कहे कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो मीराबाई को आधुनिक युग की मीरा कहा गया है। अब ध्यान दीजिएगा, कबीर दास की रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है, तो कबीर दास की रचनाओं का संग्रह जो है बीजक कहलाता है। कबीर दास की रचनाओं का संग्रह बीजक कहलाता है। बीजक में कितनी रचना मिलेगी, तो बीजक में आपको मिलेगी 3 रचनाएं मिलेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं साखी,
शबद और रमैनी, 3 रचना मिलेगी। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देख लीजिए। 6 नंबर कह रहा है कि जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन है। जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जो हो जाएंगे आपके केशव दास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? केशव दास हो जाएंगे। आप याद रखिएगा कि केशव दास जो हैं रीतिकालीन कवि हैं। क्या है जी? ये रीतिकालीन कवि हैं और ये जो है अलंकारवादी कवि भी हैं। अलंकारवादी भी हैं। क्या है जी? अलंकारवादी भी हैं। केशव दास को अलंकारवादी किसने माना है? केशव दास को अलंकारवादी कहने वाले थे ये शुक्ल जी थे। रामचंद्र शुक्ल जी इन्हें क्या मानते हैं? अलंकारवादी मानते हैं। केशव दास की रचना याद रखेंगे, जैसे इनका जो है नख सिख क्या है रचना है। इसके अतिरिक्त इनका क्या है जी? कवि प्रिया इन्हीं का रचना है। रसिक प्रिया जो है इन्हीं की रचना है। जहांगीर जस चंद्रिका इन्हीं की रचना है। देव की रचना याद रखेंगे, पूछता है एग्जाम में कई बार। श्रावकाचार, श्रावकाचार जो है किसकी रचना है? तो ये जो है देवसेन की रचना है। इतना चीज़ आप याद रखेंगे। अब देखिएगा जो केशव दास यहाँ पर आए हुए हैं, केशव दास, तो केशव दास को बोला गया है कोट का कवि। किसका कवि बोला गया है? कोट का कवि। तो कहे कि केशव दास को कोट का कवि किसने कहा है? तो याद रखिएगा विजयपाल सिंह ने केशव दास को कोट का कवि कहा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो है 7 नंबर देख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि सूरदास के दृष्टिकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि सूरदास के दृष्टिकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित है। तो ध्यान देंगे ये जो है उनका साहित्य लहरी ग्रंथ में क्या है? संकलित हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं सूरसागर और सुरसरावली और साहित्य लहरी, ये तीनों रचना जो है किसका है? सूरदास का ही क्या है? ये तीनों रचना इनका है। अब कहे कि वात्सल्य रस का सम्राट, कई बार एग्जाम में पूछा है वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा गया है? तो याद रखिएगा वात्सल्य रस का सम्राट जो है सूरदास को ही कहा गया है। तो इतना चीज़ सूरदास से आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भाषा भूषण के रचनाकार हैं। तो भाषा भूषण के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन के अनुसार जसवंत सिंह जो हो जाएंगे भाषा भूषण के रचनाकार हो जाएंगे। अब आपसे कहता है अगर कि शिवराज भूषण, क्या कहता है कि शिवराज भूषण ये किसकी रचना है? शिवराज भूषण। तो याद रखेंगे ये भूषण की रचना है। किसकी रचना है जी? ये भूषण की रचना क्या हो जाएगी? तो शिवराज भूषण हो जाएगा। कहे आपसे कि सतसई, क्या कहे जी? सतसई किसकी रचना है? तो ये मतीराम की रचना हो जाएगा, सतसई हो जाएगा। यदि आपसे कहता है कि गंगा लहरी किसकी रचना है? तो ये पद्माकर की रचना हो जाएगा, गंगा लहरी। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देख लीजिए। 9 कह रहा है कि रीतिकाल की रीतिसिद्ध काव्य धारा के कवि हैं, यानी कि रीतिसिद्ध काव्य धारा के कवि कौन है? तो ध्यान दीजिएगा ये जो है आपका बिहारी हैं। रीतिसिद्ध काव्य धारा के कवि हैं बिहारी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब आप देखिएगा थोड़ा सा, रीतिकाल के रीतिसिद्ध काव्य धारा के कवि कौन हो गए? बिहारी। इनकी एक ही रचना है और एक ही रचना लिख के ये फेमस हो गए। कौन सी रचना है? बिहारी सतसई। कहे कि बिहारी सतसई किसकी रचना है? तो ये जो है बिहारी की रचना है। इसके अतिरिक्त आप ध्यान रखिएगा जो आप देख रहे हैं ये केशव दास, भूषण और देव, ये तीनों लोग जो हैं ये रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल के तीनों कवि हैं, याद रखिएगा। अब देखिए केशव दास का रचना आपको बताए थे जहांगीर जस चंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया और नख सिख जो है किसका है? केशव दास की रचना है। केशव दास जो है अलंकारवादी कवि हैं। यह कौन मानते हैं? रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। चलिए हम
हम ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो देखिएगा भारतेंदु मंडल में उपस्थित हैं प्रताप नारायण मिश्र भी हैं, बालकृष्ण भट्ट भी हैं, प्रेमघन भी हैं, लेकिन श्रीधर पाठक जो हैं ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर कहता है आपसे कि रणमल छंद बहुत फेमस है, रणमल छंद जो है किसकी रचना है? तो याद रखिएगा ये श्रीधर पाठक का रचना है रणमल छंद। अब देखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है, तो कौन हो जाएंगे? प्रताप नारायण मिश्र हो जाएंगे। प्रेमघन का पूरा नाम क्या होता है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इनका पूरा नाम होता है। आनंद कादम्बनी इन्हीं की पत्रिका है, प्रेमघन की क्या है? पत्रिका है। अब देखिएगा अगर कहे कि हिंदी प्रदीप, क्या कहे कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जो है हिंदी प्रदीप पत्रिका के कौन है? संपादक हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, कह रहा है कि श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया है? तो ध्यान रखिएगा इन्होंने उजड़ ग्राम का अनुवाद जो है ब्रज भाषा में किया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अभी बताए थे श्रीधर पाठक का एक रचना याद रखिएगा, कौन सा रचना है इनका? तो रणमल छंद। रणमल छंद किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की रचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो होगा 12 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? तो नरेंद्र शर्मा का काव्य कौन नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, आप देख रहे हैं कर्णफूल जो है नरेंद्र शर्मा का है, सूल फूल भी नरेंद्र शर्मा का है, परवासी के गीत भी नरेंद्र शर्मा का है, लेकिन अपार जीता जो है नरेंद्र शर्मा का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये किसका है अपार जीता? तो ये जो है रामेश्वर शुक्ल अंचल का, किसका है जी? रामेश्वर शुक्ल अंचल की ये रचना है अपराजिता। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की है? तो ध्यान रखिएगा ये जो रचना है आपका भवानी प्रसाद मिश्र की ये रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिएगा भवानी प्रसाद मिश्र को एक रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। उस रचना का नाम याद रखिएगा बुनी हुई रस्सी। बुनी हुई रस्सी पे इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला हुआ है। इसके अतिरिक्त याद रखेंगे गीत फरोश, कहे कि गीत फरोश किसकी रचना है? तो गीत फरोश जो है भवानी प्रसाद मिश्र की क्या है? रचना है। तो इतना चीज़ आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त देख लीजिए यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनका पूरा नाम क्या होगा? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। काठ की घंटिया इन्हीं की कविता है, काठ की घंटिया, ठीक है ना। और भारत भूषण अग्रवाल का एक रचना है, भारत भूषण अग्रवाल का रचना है कागज के फूल। क्या है जी? कागज के फूल। कहे कागज के फूल किसकी रचना है? तो भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। आई होप आप समझ गए हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा आपको हम बताए थे रघुवीर सहाय की एक रचना बताए थे, हंसो हंसो जल्दी हंसो, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये किसकी रचना है? तो रघुवीर सहाय की रचना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 नंबर देख लीजिए। 14 को कह रहा है कि मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है? मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो ध्यान रखिएगा ये जो है श्रीकांत वर्मा है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अभी आपको हम बताए रघुवीर सहाय की रचना बताए थे, क्या बताए थे? हंसो हंसो जल्दी हंसो, किसकी रचना है? रघुवीर सहाय की रचना है। इनका एक और रचना जो है फेमस है, लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए, ये किसकी रचना है? लोग भूल गए हैं, ये रघुवीर सहाय की क्या है? रचना है। आप जानते हैं मोहन राकेश के बारे में कि इनका नाटक फेमस है, जैसे आषाढ़ का एक दिन है, लहरों के राजहंस है, आधे अधूरे हैं। इसके अतिरिक्त मोहन राकेश के बारे में आप क्या याद रख सकते हैं? अंडे के छिलके इन्हीं की रचना है। अशोक वाजपेयी की एक रचना आप कमेंट करके आप बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देख लेते हैं।
15 नंबर कह रहा है कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक से है। यानी कि ये जो है, यह गीत जो है आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये लिया गया है चंद्रगुप्त से लिया गया है। किससे लिया गया है? चंद्रगुप्त से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आप ध्यान दीजिए, चंद्रगुप्त नाटक जो है कब आता है? 1931 ईस्वी में आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो जयशंकर जो प्रसाद हैं इनका जो है प्रथम नाटक कौन सा है, तो याद रखिएगा इनका प्रथम नाटक सज्जन है, जो 1910 ईस्वी में आता है। इनका अंतिम नाटक पूछा जाए तो याद रखिएगा इनका अंतिम नाटक जो है ध्रुव स्वामिनी है। क्या है जी? ध्रुव स्वामिनी है। ध्रुव स्वामिनी का प्रकाशन होता है 1933 ईस्वी में होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगर कहे कि एक घूंट जो है किसकी रचना है, तो ये जयशंकर प्रसाद की ही क्या है? रचना है। उर्वशी किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोर्ट मार्शल जो नाटक है वो समाज के किस समस्या पर आधारित है। तो ध्यान रखिएगा ये जो है जातिवाद पर आधारित है। किस पर है? जातिवाद पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिए, अगर पूछा जाए कि कोर्ट मार्शल जो है ये नाटक जो है किसका है, तो ये जो है स्वदेश दीपक का नाटक है। किसका है जी? स्वदेश दीपक का नाटक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, जो जातिवाद पर क्या है? आधारित है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 17 नंबर। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा इसे न्यूयॉर्क को बोला गया है। तो 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखिएगा ग्लोबल जो गांव के देवता है, ग्लोबल गांव के देवता जो उपन्यास है, तो उपन्यासकार जो है कौन है? तो ये रणेंद्र का उपन्यास है। किसका है? रणेंद्र का क्या है? उपन्यास है। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18। गंगौली गांव में किस उपन्यास की कथा भूमि है। गंगौली गांव में किस उपन्यास की कथा वस्तु है। तो इसमें जो है आधा गांव का कथा वस्तु दिखाया गया है। और याद रखिएगा कि आधा गांव जो है किसका है जी? मासूम राजा का ये क्या है? आधा गांव उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंतर्गत आप जान गए कि आधा गांव क्या है, किसकी रचना है? मासूम राजा। लिख भी देते हैं, ये जो है मासूम राजा की रचना है। और मासूम राजा की और भी रचना है, जैसे याद रखिएगा टोपी शुक्ला, टोपी शुक्ला, आधा गांव, ठीक है, ये मासूम राजा की है। अगर कहे कि राग दरबारी किसकी रचना है, तो याद रखिएगा राग दरबारी जो है श्री लाल शुक्ल की क्या है जी? रचना है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 नंबर। यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो हो जाएंगे नरेश मेहता जो होंगे, इसके लेखक हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रभाकर माचवे की एक रचना हम सेट में आपको बताए थे, सेट 2 में बताए थे, याद रखिएगा खरगोश के सिंग। खरगोश के सिंह जो है किसकी रचना है? तो ये प्रभाकर माचवे की क्या है? रचना है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिए प्रभाकर माचवे जी का और भी रचना है जिसको आप याद रख सकते हैं, जैसे एक तारा याद रख सकते हैं, एक तारा। इसके अतिरिक्त इन्हीं का रचना है 30, 40, 50। ये पूछा जा सकता है कि 30, 40, 50 जो है किसकी रचना है। तो प्रभाकर माचवे की रचना है। अब देखिएगा भैरव प्रसाद गुप्त का उपन्यास देख लीजिए। इनका एक उपन्यास फेमस है, शोले फिल्म से हमको याद आ रहा है, इनका शोले जो है उपन्यास है। इस चीज़ को याद रखिएगा, भैरव प्रसाद गुप्त का उपन्यास क्या है? शोले। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो है 20 नंबर देख लीजिए।
20 नंबर कह रहा है कि कथा एवं कथाकार का कौन सा युग्म सही नहीं, यानी कि जो सही नहीं है वही आपका सही होगा। तो ध्यान रखिएगा। खेल जो है ये कहानी है जैनेंद्र जी का है, सही है। नशा जो है प्रेमचंद जी का है। ग्राम जो है क्या ये जयशंकर प्रसाद की है, बिल्कुल है। अब देखिएगा इस्तीफा जो है ये बेचन पांडे शर्मा उग्र का नहीं है, तो जब नहीं है वही तो आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, इस्तीफा जो है कहानी ये किसकी कहानी है, तो ये प्रेमचंद जी की क्या है, कहानी है। आपको समझ में आ गया कि मुंशी प्रेमचंद जी की क्या है, ये कहानी है। और आपको मालूम होगा कि मुंशी प्रेमचंद जी को हम लोग क्या बोलते हैं, कथा सम्राट हम लोग बोलते हैं। इनका पूर्ण उपन्यास कौन सा है, तो याद रखिएगा इनका पूर्ण उपन्यास जो है गोदान है, जो 1936 में प्रकाशित होता है और सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है उपन्यास इनका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21। पर्दा कहानी के लेखक का नाम बताइए। तो पर्दा कहानी के लेखक का नाम क्या हो जाएगा, यशपाल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इनका एक उपन्यास है झूठा सच, किसका उपन्यास है, तो यशपाल का उपन्यास है। भगवती चरण वर्मा के बारे में पूछा जाए, कहे कि टेढ़े मेरे रास्ते किसका है, तो भगवती चरण वर्मा का है। कहे मोहन राकेश का, कहे कि आषाढ़ के एक दिन किसका है, मोहन राकेश का है। कहे कि अंडे के छिलके किसका है, मोहन राकेश का है। लहरों के राजहंस किसका है, मोहन राकेश का है। इतना चीज़ ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर देखते हैं। कह रहा है 22 नंबर कि राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं। राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कौन है, तो ध्यान दीजिएगा इस कहानी के लेखक जो है कमलेश्वर हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हरिशंकर प्रसाद जो है व्यंग्यकार हैं। कौन है जी, व्यंग्यकार हैं और निबंधकार भी हैं, निबंध ये लिखते हैं। आप जो है रविंद्र कालिया का एक कोई रचना आप कमेंट करिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 23 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना रामचंद्र शुक्ल जी की नहीं है, तो ध्यान रखिएगा रामचंद्र शुक्ल की नहीं है, आपसे पूछा हुआ है। तो ध्यान रखिए यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं काव्य में रहस्यवाद ये रामचंद्र शुक्ल का है। कल्पना का आनंद रामचंद्र शुक्ल का है। चिंतामणि भी रामचंद्र शुक्ल का है। लेकिन हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा जो है रामचंद्र शुक्ल का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन जानना जरूरी है कि हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा जो है ये किसकी रचना है, तो याद रखिएगा ये जो है आपका श्याम सुंदर दास की रचना है। किसका है जी, श्याम सुंदर दास की रचना है। क्या है, हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा। आप देख रहे हैं काव्य में रहस्यवाद कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इसका प्रकाशन जो होता है 1929 ईस्वी में होता है। और ये जो है इसकी विधा आपसे पूछा जाए तो ये क्या है, आपका निबंध है। इसी निबंध को आचार्य शुक्ल जो है इसको मानते हैं सैद्धांतिक आलोचना। इस निबंध को प्रथम सैद्धांतिक आलोचना वाला निबंध कौन सा माना जाता है, तो काव्य में रहस्यवाद। प्रथम सैद्धांतिक आलोचना वाला निबंध माना जाता है काव्य में रहस्यवाद को। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है, तो ये निबंध जो है आपका जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कहे कि अशोक के फूल किसकी रचना है, तो द्विवेदी जी की रचना है। कल्पलता किसकी रचना है, द्विवेदी जी की रचना है। शीर्ष के फूल किसकी रचना है, द्विवेदी जी की है। हिंदी साहित्य का आदिकाल किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अब देखिएगा महादेवी वर्मा को आप जानते हैं कि इन्हें जो है यामा रचना पर कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला है। इसके अतिरिक्त इनका जो है नीरजा इन्हीं का है। नीरजा है, निहार है, रश्मि है, दीप शिखा है, इन्हीं की रचना है सब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 25 नंबर देखिए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं रचना किसने लिखा है, तो ये रचना जो है रामविलास शर्मा का है। किसका है जी, रामविलास शर्मा का है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि रामविलास शर्मा को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, तो ये मिला हुआ है इनको निराला की
साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना पर इन्हें कौन सा पुरस्कार मिलता है जी? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। अगर कहे आपसे कि परंपरा का मूल्यांकन जो है किसका निबंध है, तो ये जो है आपका रामविलास शर्मा का ही क्या है? निबंध है। और भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं किसका है? रामविलास शर्मा का है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। 26 बहुत इम्पोर्टेंट है। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? याद रखिएगा, कविता के नए प्रतिमान के लेखक जो हो जाएंगे डॉक्टर नामवर सिंह हो जाएंगे। और इसी रचना पर इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है नामवर सिंह को। चलिए हम लोग देख लेते हैं। रामविलास शर्मा के बारे में आपको बता ही दिए कि निराला की साहित्य साधना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। परंपरा का मूल्यांकन इन्हीं का क्या है? निबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से एक युग्म सही नहीं है, यानी कि एक युग्म गलत होगा, वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे जवाहरलाल नेहरू, ये किसका है? लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज का है, बिल्कुल सही है। लोहिया बलराज मधोक का है, बिल्कुल सही है। चैतन्य महाप्रभु किसका है? अमृतलाल नागर का, ये भी सही है। लेकिन महायोगी जो है शिव प्रसाद सिंह का नहीं है, महायोगी शिव प्रसाद सिंह का नहीं है। तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम वो देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर देखिएगा, कह रहा है शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? तो इसमें जो है आपको मिलेगा अज्ञे जी की आपको जीवनी मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, आपसे कहा जाए कि अज्ञे जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है? तो याद रखिएगा, आंगन के पार द्वार पर इन्हें क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला हुआ है। और अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है। कितनी नावों में कितनी बार पर इन्हें क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कितनी नावों में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार। और आंगन के पार द्वार पर इन्हें क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। मुक्ति बोध का पूरा नाम होता है गजानन माधव मुक्ति बोध होता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर देख लीजिए। 29 कह रहा है कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक जो होंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि बताइए कि गेहूं और गुलाब ये किसकी रचना है? तो ये रचना जो है राम वृक्ष बेनीपुरी की क्या है? ये रचना है। कहे कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन है? तो प्रेमघन जी हो जाएंगे। कहे कि नागरी नीरद, क्या कहे? नागरी नीरद पत्रिका के संपादक कौन है? तो प्रेमघन जी हो जाएंगे। अगर आपसे प्रश्न कर देता है कि बता दीजिए कि कवि वचन सुधा जो है किसकी पत्रिका है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की हो जाएगी। इसके अतिरिक्त इनका और पत्रिका है बाला बोधनी के, ये संपादक भी बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर देख लीजिए। 30 भी बहुत बेजोड़ क्वेश्चन है जो एग्जाम में यहाँ से पूछा जा सकता है। कह रहा है 30 नंबर कि निम्नलिखित संस्मरणों रेखाचित्रों को उनके रचनाकारों के साथ क्या करना है? सुमेलित करना है। तो आप जो है ध्यान से देखेंगे, ये चेतना के बिंब ये संस्मरण है या रेखाचित्र है, ये जो है डॉक्टर नागेंद्र का है। तो ऑप्शन 2 के साथ ये जाएगा। अब देखिएगा, स्मृति की रेखाएं क्या है? संस्मरण है। किसका है? तो महादेवी वर्मा की है। कहाँ है महादेवी वर्मा? तो 3 नंबर पर है। तो ये महादेवी वर्मा की हो जाएंगी। अब देखिएगा थोड़ा सा, दीप जले शंख बजे, ये जो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है। तो ये 5 के साथ जाएगा। और हम हसमत जो है ये किसका है? कृष्णा सोबती का है। हम हसमत का है, जिंदगी नामा का है, मित्रों मरजानी का है, ये कृष्णा सोबती का है। तो आपने टिक आउट किया 1 का 2, 2 का 3, तो इसी से पकड़ में आ जाएगा।
देख लीजिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी के तरफ। देखिए 1 का 2 था, 2 का 3 था, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। महादेवी वर्मा को आप जानते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है किस रचना पर, तो यामा रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, 1982 इसमें मिला है। और इनकी और भी रचना फेमस है, जैसे जो है नीरजा है, निहार है, रश्मि है, दीप सखा है, ये महादेवी वर्मा की ही रचना है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है, तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके हमें बताएंगे। चलिए हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 31 देख लीजिए। अभी हम आपको बताए थे ना 31, गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब की रचना विधा पूछा हुआ है, तो इसकी रचना विधा जो है याद रखिएगा, ये जो है संस्मरण है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गेहूं और गुलाब की विधा पूछा है तो याद रखिएगा ये जो है क्या है, संस्मरण है। और किसकी रचना है, तो याद रखिए ये जो है राम वृक्ष बेनीपुरी की क्या है, रचना है। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। इसके अतिरिक्त याद रख सकते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तें याद रखेंगे, माटी की मूर्तें बेनीपुरी जी की ही हैं। लाल तारा इन्हीं का है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 नंबर देख लीजिए। 32 का है कि विषय द्वारा की गई क्रियाएं और वह स्थान जो रस निष्पत्ति में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, विषय द्वारा की गई क्रियाएं और वह स्थान जो रस निष्पत्ति में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं उद्दीपन विभाव बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आपसे अगर कहा जाए कि बताइए कि रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं जी, 4 अंग होते हैं। पहला याद रखिएगा, पहला अस्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा जो है संचारी भाव होता है। और आपसे पूछे कि रस कितने प्रकार के होते हैं, तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है जी, 8 है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर देख लीजिए। 33 कह रहा है कि संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं। और यही क्वेश्चन जो है STET 2025 में पूछा गया है कि संचारी भाव कितने होते हैं, तो इसकी संख्या जो होती है 33 होती है। कितनी होती है, 33 होती है। और ध्यान रखिएगा संचारी भाव को बोला भी गया है, दूसरा नाम इसका है व्यभिचारी भाव। संचारी भाव को क्या बोला गया है, व्यभिचारी भाव बोला गया है। कहे कि संचारी भाव को व्यभिचारी भाव किसने कहा है, तो याद रखिएगा व्यभिचारी भाव कहने वाले जो थे ये शुक्ल जी थे। कौन थे जी, ये शुक्ल जी थे, इनका नाम याद रखिएगा। सॉरी, ये शुक्ल जी नहीं थे, कौन थे ये, संचारी भाव को व्यभिचारी भाव कहे थे ये भरत मुनि कहे थे। कौन कहे थे जी, भरत मुनि कहे थे। और भरत मुनि ने रसों की संख्या कितना बताया, 8 बताया है। और 34वां जो है 34वां भाव जो है 34वां संचारी भाव कौन सा है, तो 34वां संचारी भाव जो है छल है। और ये 34वां संचारी भाव छल किसने बोला था, ये देव ने कहा था। किसने, देव ने कहा था। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 34 नंबर देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि वेपथु कैसा अनुभाव है। वेपथु जो है आपका सात्विक अनुभाव है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनुभाव जो होते हैं, अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं, तो अनुभाव 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है कायिक अनुभाव होता है, पहला कायिक अनुभाव होता है, दूसरा सात्विक अनुभाव होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 35। ये कई बार हम सेट में आपको कराए भी हुए हैं। कह रहा है कि विषम चरणों में 13-13 तथा सम चरणों में 11-11 मात्राओं सहित कुल 24 मात्राओं वाला छंद होता है। तो विषम चरणों में जब 13-13 मात्रा होगी तो वहाँ पर आपको समझना चाहिए कि वहाँ पर जो होगा दोहा होगा। क्या होगा, दोहा होगा। वही कहता कि 11-11 मात्रा कहता तब दूसरा कुछ हो जाता। और दोहा में कितनी मात्राएं होती है, कुल 24 मात्राएं होती है।
और याद रखिएगा दोहा जो होता है अर्धसम मात्रिक छंद होता है, और दोहा का उल्टा कौन सा छंद होता है? तो दोहा का उल्टा जो होता है सोरठा छंद होता है। चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? चौपाई में जो होती है 16 मात्राएं होती है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, चौपाई में 16 मात्राएं। और रोला जो है किस प्रकार का छंद है? तो सम मात्रिक छंद हो जाएगा रोला। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, घुमाने वाला। कह रहा है कि 31 या इससे अधिक वर्णों के उच्चारण वाला छंद क्या कहलाता है? तो ध्यान दीजिएगा, 31 से अधिक वाला जो होता है ये जो होता है कवित होता है। 31 से अधिक वाला वर्णों के चरण वाला छंद जो होता है कवित होता है। अब देखिएगा, मंद्रकांता के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं ये पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, मंद्रकांता के प्रत्येक चरण में जो वर्णों की संख्या होती है वो जो होती है कितना? 17 वर्ण होते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, बसंत तलिका है। बसंत तलिका को हम लोग क्या नाम बोलते हैं? इसका दूसरा नाम जो होता है सिंहनोता होता है। क्या होता है? सिंहनोता। बसंत तालिका का अगला नाम होता है सिंहनोता होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और वसंत तालिका के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो याद रखिएगा इसमें 14 वर्ण होते हैं। केवल आप वर्ण याद रखिए कि इसमें कितना वर्ण। मंद्रकांता में कितना वर्ण हो गया? आप देख लीजिए 17 वर्ण हो गया। बसंत तालिका का दूसरा नाम सिंहनोता हो गया, इसमें 14 वर्ण होते हैं। 31 या अधिक उससे वर्ण होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कवित हम लोग बोलेंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 37 नंबर देख लीजिए, इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक कौन सी हो जाएगी? तो छंद सूत्र जो होगा छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इसी शास्त्र को यानी कि छंद सूत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? पिंगल शास्त्र भी हम लोग कहते हैं। अब देखिएगा, अगर आपसे पूछे कि काव्य प्रकाश किसकी रचना है तो याद रखिएगा काव्य प्रकाश जो है आपका मम्मट की रचना है। काव्य प्रकाश किसकी है जी? मम्मट की रचना है। अगर कहता है कि रसिक प्रिया जो है किसकी रचना है तो याद रखिएगा रसिक प्रिया जो है केशव दास की रचना है। किसकी है जी? केशव दास की रसिक प्रिया रचना है। चलिए हम लोग बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर देखिए, जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार होगा। क्या कह रहा है कि जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार होगा। तो ये सीधे डिफिनीशन उठा दिया है। ये दृष्टांत अलंकार का क्या है? डिफिनीशन है कि जब दो वाक्यों के साथ बिंब प्रतिबिंब भाव उत्पन्न होते हैं तो उसे दृष्टांत अलंकार हम लोग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कह रहा है कि उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर वाल पतंग विगसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपको हम बताए थे कि जहाँ पर ऐसा योजक चिन्ह मिल जाए तो वो जो होता है आपका रूपक अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ डी हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, शब्द अलंकार का जिक्र किया है तो सलीस जो है शब्द अलंकार है, विफसा भी क्या है आपका शब्द अलंकार है, और वक्रोक्ति भी क्या है आपका शब्द अलंकार है। लेकिन उपमा जो है आपका शब्द अलंकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। उपमा जो है किस प्रकार का अलंकार है? तो याद रखेंगे उपमा जो है अर्था अलंकार है। कौन सा है? अर्था अलंकार है उपमा। अर्था अलंकार का मतलब क्या होगा? अर्था अलंकार का मतलब होता है कि जहाँ अर्थ के द्वारा काव्य में चमत्कार हो। जहाँ अर्थ के द्वारा काव्य में चमत्कार हो वहाँ अर्था अलंकार होगा। और शब्द अलंकार का मतलब क्या होता है कि जहाँ शब्दों के द्वारा काव्य में क्या हो? चमत्कार हो, वहाँ शब्द अलंकार हो जाएगा। शब्द अलंकार में आप याद भी रख सकते हैं कि कौन कौन सा आ जाएगा। तो यहाँ अनुप्रास होगा, यमक होगा, श्लेष होगा, वक्रोक्ति हो जाएगा और आपका विवक्षा हो जाएगा। शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा 41 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्र भारतेंदु युग का नहीं है?
भारतेंदु युग का कौन सा पत्र नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको दिख रहा है चांद जो है भारतेंदु युग का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चांद्र पत्रिका जो है कब प्रकाशित होती है? तो याद रखिएगा 1920 ईस्वी में चांद्र पत्रिका जो है प्रकाशित होती है। और ये कहाँ से प्रकाशित होती है चांद्र पत्रिका? तो प्रयागराज से क्या होती है, संपादित ये होती है चांद्र पत्रिका। और इसके जो हैं संपादक पूछे तो याद रखिएगा चांद्र पत्रिका के संपादक जो हैं महादेवी वर्मा जी हैं। अब देखिएगा, आप देख रहे हैं कि हिंदी प्रदीप देख रहे हैं, आनंद कादम्बनी देख रहे हैं और सार सुधा निधि देख रहे हैं। ये सब भारतेंदु युग की क्या है, पत्रिका है। कहे कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? तो ये बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन हो जाएंगे? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हो जाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए। कह रहे कि सार सुधा निधि पत्र के संपादक थे। तो इसके संपादक जो थे आपके पंडित सदानंद मिश्र थे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, आज का सबसे फेमस क्वेश्चन है। 43 नंबर कह रहा है कि वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नासिरा शर्मा को उनके किस उपन्यास पर दिया गया है? ये हम कई सेट में भी आपको बताए हैं कि नासिरा शर्मा को पारिजात के लिए 2016 में क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। अब देखिएगा नासिरा शर्मा की कुछ रचना देख लीजिए। जैसे ठीकरे की मंगनी किसका है? नासिरा शर्मा का है। कुइयाँ जान किसका है? नासिरा शर्मा का ही है। 7 नदियों का एक समंदर किसका है? तो नासिरा शर्मा का ही क्या है, रचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को लेकर बताएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक का बटन तो आपके अनुसार ज़रूर यहाँ बनता है, और इससे अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। चलिए हम देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 44 नंबर देख लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाषा से। हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान में किसे स्वीकार किया गया है? हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान में किसे स्वीकार किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, इसे स्वीकार किया गया है देवनागरी लिपि को। किसको? देवनागरी लिपि को स्वीकार किया गया है। और अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या होगी जी? देवनागरी होगी। और आप बताइएगा पंजाबी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? तो पंजाबी भाषा को गुरुमुखी में लिखा जाता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। 45 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि शासकीय प्रयोजनों के लिए राजभाषा अधिनियम 1976 कौन से प्रदेश पर लागू नहीं होगा? तो ध्यान रखिएगा, ये जो होगा महाराष्ट्र में भी लागू होगा, मणिपुर में भी, आंध्र प्रदेश में भी लागू होगा, लेकिन तमिलनाडु में लागू नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। कहें कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया है? तो याद रखिएगा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। उसी दिन से हम लोग 14 सितंबर को हम लोग भारतीय हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 नंबर इजी प्रश्न आएगा व्याकरण से। निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है? देखिए खुद जो है निजवाचक सर्वनाम है, निज भी निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, आप भी निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, लेकिन हम जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 46 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए देख लीजिए 47 नंबर देख लीजिए। 47 कह रहा है जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम का कौन सा भेद है? देखिएगा लोककृति या कहावत आ जाए तो वो जो होता है संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाता है। जैसे कहेगा जैसी करनी वैसी भरनी, संबंधवाचक हो जाएगा। कहावत सब आता है तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। याद रखिए कि जैसा वैसा दिया है तो क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगर आपसे कहे कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम की कुल संख्या पूछे तो याद रखिएगा सर्वनाम की कुल संख्या जो होती है 11 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
48 नंबर देखिए, हिमालय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो इससे भी इजी क्वेश्चन होता है क्या, इससे इजी नहीं मिल सकता है। हिम धन आले जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। और आप बताइएगा कि हिमालय में कौन सी संधि है, तो हिमालय में जो होगा दीर्घ संधि हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बड़ी मात्रा दिया है, आ की मात्रा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 49 नंबर कि रीति धन अनुसार से संधि के बाद शब्द कौन सा बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो बनने वाला है रीति अनुसार, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। लिखने का तरीका जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 50 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद होगा, तो उत धन ज्वल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर संधि विच्छेद करने पर ये हलंत मिल जाए तो उसमें कौन सी संधि होती है जी, तो उसमें जो हो जाएगा आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। अगर आप संधि विच्छेद कर रहे हैं वहाँ हलंत मिल जाएगा तो वहाँ पर जो होगा व्यंजन संधि हो जाएगा। कभी कभी तो दे देता है उज्ज्वल 4 तरीके से लिखेगा, कहेगा कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, आप देख भी लीजिए। दोनों ज जो होगा आधा होगा यहाँ पे। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51। अब सब क्वेश्चन ईजी ही आएगा। कह रहा है कि अनुरूप शब्द में कौन सा समास होगा। इसमें जो होगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आपको हम बताए थे कि यदि किसी शब्द की स्टार्टिंग जो है अनु से शुरू हो, यथा से शुरू हो या प्रति से शुरू हो, तो उसमें जो होता है अव्ययी भाव समास आपका होता है। और समास के कितने भेद, तो 6 भेद याद रखेंगे आप। कई बार पूछा भी है समास के कितने भेद होते हैं। यहाँ देखिएगा 52 नंबर कह रहे गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है गोबर गणेश जो है ये करण तत्पुरुष का क्या है, उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका विग्रह आप करिएगा तो क्या होगा, विग्रह कीजिएगा तो होगा गोबर से निर्मित गणेश। गोबर से निर्मित गणेश जो होगा ये करण तत्पुरुष का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। ये नहीं कि आप ये योजक चिन्ह देख लिया कहे कि द्वंद्व समास होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा ना, इसमें करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53 में परमेश्वर में कौन सा समास है, तो ये पिछले ही सेट में आया हुआ है परमेश्वर, तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि पिछले सेट में आपको हम बताए हैं। चलिए 54 नंबर देखिएगा, पराधीन में कौन सा उपसर्ग है। तो पराधीन में जो हो जाएगा परा उपसर्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 54 का। नहीं भाई, परा नहीं होगा, पर हो जाएगा। जैसे इसको तोड़ेंगे ना, क्या हो जाएगा, पर धन अधीन। पर धन क्या होगा, अधीन ना होगा। जो मूल शब्द होता है उसके पहले वाला जो होता है उपसर्ग होता है, तो पर क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। तो 54 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर देख लीजिए। 55 कह रहा है प्रतिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका प्रति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर कह रहा है कि इनमें से धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है। तो धड़ाक में जो है आक प्रत्यय लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी। प्रत्यय जो होता है 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रतिधन अ, प्रतिधन अ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि किस शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त नहीं है। किस में प्रत्यय नहीं है, देखिए पशुओं में प्रत्यय है ओ है, लोगों में ओ है, और सदस्यों में भी ओ है, लेकिन पीढ़ी में जो है प्रत्यय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 57 का सी हो जाएगा। आप बताइएगा कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। पहला याद रखिएगा कृदंत प्रत्यय और दूसरा तदित प्रत्यय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। तो औपचारिक में जो है आपका इक प्रत्यय है। तो देखिए 2 इक यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो यहाँ मात्रा जो है हर्षिकार से मात्रा है, तो छोटी वाला ई होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यय जो होता है, प्रत्यय के कितने भेद, 2 भेद होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। प्रत्यय वह शब्दांश होता है जो किसी शब्दों के अंत में लगकर उसका अर्थ क्या करता है, परिवर्तित
करता है। प्रत्यय दो शब्दों के मेल से बना है, प्रतिधन ए। तो ध्यान रखिए उपसर्ग और प्रत्यय से जो है आपको हर एक सेट में 3 से 4 क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिल रहा है, तो इसे आप मिस नहीं करेंगे, ध्यान से देखेंगे हम। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो है 59 देख लीजिए। 59 नंबर कह रहा है कि आनंद शब्द का उचित प्रवाची शब्द है। तो आनंद का हो जाएगा हर्ष हो जाएगा या मोद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है 60 नंबर कि निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरिक शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो देखिए ध्यान से, चंचरिक का पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा ये भ्रमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, भ्रमर शब्द चंचरिक का पर्यायवाची हो जाएगा। भ्रमर का आप बोल सकते हैं, भ्रमर को हम लोग भावड़ा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, भ्रमर को भावड़ा बोल सकते हैं या मधुप भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 61 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची का उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा सभी शब्द यहाँ पर्यायवाची आपको चुनना है। तो देखिए ऑप्शन के अनुसार किसमें हो जाएगा, शशि, यहाँ देखिए चंद्रमा का है, शशांक भी चंद्रमा का, सुधांशु भी चंद्रमा का है, और एक मयंक भी किसका होता है, चंद्रमा का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो होगा 62 नंबर देखिए। कह रहे कौशल का पर्यायवाची नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कौशल का मतलब दक्षता हो जाएगा, ठीक है, कुशलता भी हो जाएगा। क्या अभ्यागत हो सकता है क्या, तो अभ्यागत नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। पटुता भी होता है कौशल का, कौशल कहिए, दक्ष कहिए, कुशलता कहिए, पटुता कहिए, एक ही क्या है, ये समानार्थी शब्द है कौशल का। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 63 नंबर कह रहा है कि आर्विभाव शब्द का विलोम होता है। ध्यान दीजिएगा आर्वी भाव का विलोम हो जाएगा तिरोभाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए विलोम से भी प्रश्न यहाँ पर पूछा हुआ है, तो विलोम शब्द को भी ध्यान में रखना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 64, इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म है। विलोम का सही युग्म ढूंढना है, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन एक देखते हैं, आकुंचन का प्रसारण, ऑप्शन ए ही सही मिल गया। तो ऑप्शन नंबर ए पर हम टेक आउट करेंगे, ए क्या है, सही है। अब देखिएगा यहाँ पर सन्मुख का उन्मुख नहीं होता है, सन्मुख का जो होता है विमुख होता है। क्या होगा, विमुख होगा। अल्पज्ञ का क्या होता है, बहुज्ञ होना चाहिए, ये गलत है, अल्पज्ञ का बहुज्ञ होना चाहिए। अस्थायर का चंचल नहीं होता है, जंगम होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। विलोम शब्द से भी 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। और चलिए आज का जो होगा आपका जो होगा अंतिम प्रश्न होने वाला है, इसलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन को और जवाब दीजिए सही। बहुमत का विलोम शब्द कौन सा होगा। बहुमत का विलोम शब्द जो हो जाएगा आपका अल्पमत। बहुमत का मतलब ढेर सारा मत मिला, ढेर सारा वोट मिला। अल्पमत का मतलब कि कम वोट मिला, तो यही जो होगा आपका ये विलोम शब्द हो जाएगा। अगर कहे कि हार का उल्टा क्या हो जाएगा, तो हार का उल्टा जो हो जाएगा आपका जीत हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।